नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय और कार्यक्रम के शुरू में ही अजमल सिराज के शेर से हम शुरुआत करते हैं। वही कहते हैं कि बस एक शाम का हर शाम इंतजार रहा, मगर वो शाम किसी शाम भी नहीं आई। जब से कोविड आया है हम सबको इस बात का इंतजार है कि ये आधिकारिक रूप से बात सामने आ जाए कि अब कोविड चला गया। जब जब ऐसा होने लगता है तब तब दुनिया के किसी कोने से खबर आती है कि नया कोई वेरिएंट आ गया है, नया कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया है जो अब चिंता की बात हो सकती है या हो सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें आज की, तो पिछले 1-1.5 महीने से हम सब ने देखा है कि दुनिया भर में जिस बात से चिंता हम सब की बढ़ी है वो है चीन में हुए कोविड के जो मामले हैं। जिस तरीके से खबरें हम सब ने मीडिया में देखी हैं वो सबको चिंता में डालती हैं। उसके बाद भारत में भी कई कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री ने एक बैठक की, स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की, मॉक ड्रिल किया गया और पूरी इस व्यवस्था का जायजा लिया गया कि हम कितने तैयार हैं अगर कभी कोविड के मामले बढ़ें या कोई लहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो। दरअसल ये पूरी स्थिति है क्या? क्योंकि दुनिया के किसी कोने में हम ये भी जानते हैं कि अगर कोविड के मामले अचानक बढ़ने लगते हैं तो उसे दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचने में बहुत वक्त लगता नहीं है। लेकिन क्या हमें भी चिंता करने की बात है? और अगर है तो हमें क्या करना चाहिए? और अगर चिंता नहीं करनी है तो क्या करना है? भला विशेषज्ञों से बेहतर कौन बता सकता है? तो बहुत स्वागत स्टूडियो में डॉक्टर राजेश सागर, जो प्रोफेसर है साइकेट्री के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से। हमारे साथ डॉक्टर संजय राय, आप प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन से हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से ही। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से, जिनको आप सब ने कोविड के दौरान लगातार देखा है और जिनकी बातों से हम सब बहुत आश्वस्त होते रहे हैं, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, सीनियर साइंटिस्ट हैं और ईसीजी डिवीजन आईसीएमआर के आप प्रमुख रहे हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर आपका भी। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर संजय राय इस बात से करें, ये समझें जरा कि दुनिया में इस समय मामला है तो है क्या? क्योंकि जो तस्वीरें देखी गई हैं, हालांकि उसके बारे में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये समझ में ही नहीं आता कि इस पर कितना भरोसा करें और हो क्या रहा है। WHO ने भी कहा है कि आप आंकड़े बताइए, क्या समझें हम? ये बहुत ही अहम सवाल है और सबके लिए है, चाहे वो साइंटिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, आम पब्लिक हो, WHO से लेके UN एजेंसी जो भी हैं, सबके लिए बहुत ही अहम सवाल है। देखिए संजीव जी, अब 3 साल पुराना वायरस हो गया। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया वायरस है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पता नहीं कि इसका बिहेवियर क्या होगा। हाँ ठीक है, RNA वायरस है तो म्यूटेट होता रहता है, होता रहेगा। हज़ारों से ज़्यादा म्यूटेशंस हो गए। वेरिएंट ऑफ कंसर्न 5-6 हैं, वो अलग बात है, लेकिन म्यूटेशंस होते रहे। अब हमें देखना पड़ेगा कि कई कंट्री में प्रॉब्लम है, कुछ कंट्री में नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझना चाहिए। जब हम इस एपिडेमियोलॉजी को समझ लेते हैं तो शायद प्रेडिक्शन बेटर कर सकते हैं। मॉडलिंग बेस पर प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड टाइम कई मॉडलिंग हुए जो पूरी तरीके से फेल हुए पूरी दुनिया में। कंप्यूटर बेस्ड एक्सरसाइज करने से बेटर है कि जो साक्ष्य जनरेट हुए हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। जैसे इस समय केस है, अभी कल देख लीजिए तो जापान में भी 2 लाख से ऊपर केस उन्होंने रिपोर्ट किया। साउथ कोरिया है, चाइना है, पहले सिंगापुर में ऐसा ही हो रहा था। तो इन कंट्रीज में प्रॉब्लम है। उधर अमेरिका में भी, यूएस में भी घटते बढ़ते, यूएस में कभी भी बहुत नीचे नहीं जा रहा है, वो घटता बढ़ता रहा है। तो पिछले अगर 2 साल से देखें तो हमेशा घटता बढ़ता जा रहा है, 1-2 महीने के लिए गैप आता है। ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 1 साल से, पिछले साल जनवरी में 2021 जनवरी में जब वेव आई थी हमारी, 2022 जनवरी में ओमिक्रॉन की वेव आई थी, उसके बाद से ऑलमोस्ट जो है हम बड़े कंफर्टेबल स्टेज में हैं 1 साल से। चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना नहीं है ये, तो क्या दोनों में डिफरेंस है? इम्यूनिटी, जब भी इम्यूनिटी गैप होगा तो वह हो सकता है। इम्यूनिटी गैप हम उसको कहते हैं कि पॉपुलेशन आपका कितना प्रोटेक्टेड है जी। पूरी दुनिया में अब ये वैसा नहीं है कि सारा पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। 2 तरह की इम्यूनिटी है, या तो वैक्सीन से मिली हुई इम्यूनिटी है और दूसरी जो है नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद भी इम्यूनिटी मिलती है। और अब ढेर सारे रिसर्च आ चुके हैं दोनों पे। जिन जिन कंट्री का भी आपने नाम लिया हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री हैं, चाहे वो
चाइना हो 346 करोड़ से ज़्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं। जापान में बूस्टर देख लीजिए, तो मैं 2 दिन पहले देख रहा था 120% को बूस्टर लग चुका है, मतलब हर आदमी को 1 से ज़्यादा बूस्टर लग चुका है जापान में। फिर भी केसेस क्यों आ रहे हैं या कुछ मौत भी हो रही है? उतनी नहीं हो रही है जितनी पहले हो रही, क्योंकि वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल था जब सीवियरिटी को कम करने में और मॉर्टेलिटी को कम करने में, वह होता है हमेशा से। लेकिन तब जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो, ससेप्टेबल मीन्स पॉपुलेशन में इम्यूनिटी ना हो। एक बार हमने वैक्सीन दे दिया तो पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ इम्यूनिटी आ जाती है। जब नेचुरल इन्फेक्शन आ जाता है तो बहुत ही बेटर इम्यूनिटी आ जाती है और बड़े लंबे समय तक इम्यूनिटी रहती है, और उसी का प्रभाव सबसे ज़्यादा है इन देश में जहाँ जहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, वहाँ जो है प्रॉब्लम होने की संभावना कम है, अनटिल अनलेस बिल्कुल ही चेंज हो जाए। जैसे अपनी कंट्री की मैं बात करूँ, सेकेंड वेव 2021 मई में जो है बिल्कुल ही कितनी अनफॉर्चुनेट कंडीशन थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, बट आज वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। साथ साथ हमने वैक्सीनेशन भी बहुत किया, लेकिन सिर्फ वैक्सीन का रोल नहीं हो सकता। कोरोना जीरो पॉलिसी लेके चल रहा था चाइना, वह जीरो पॉलिसी के लिए आज वो पे कर रहे हैं। बात करेंगे उस पर अलग से बात करेंगे, जहां जहां नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए जो है अपनी कंट्री की मैं बात करूं तो हम काफी कंफर्टेबल स्टेज में है। जहां जहां नहीं हुआ पूरी दुनिया में आप देख लें, बहुत बड़े वेव अगर नहीं आए हैं तो वहां प्रॉब्लम है। अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जिनको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ, ससेप्टिबिलिटी पूल हम कम करते हैं वैक्सीनेशन से भी, बट वैक्सीनेशन का एक लिमिट टाइम तक 6 से 9 महीने तक ही उसका इफेक्ट रहता है, फिर जो है हमें बूस्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन एक बार होने के बाद आप बड़े लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहते हैं, और इसलिए जो है आपको जो है बेटर कंफर्टेबल पोजीशन में हमें यहाँ पे ये और विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। परिदृश्य तो अब सामने आया ही है। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, वायरस के जब वेरिएंट की बात आती है तो ये चर्चा 2-3 महीने पहले भी हुई थी। XBB, BF.7 जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वही ड्राइव कर रहा है, उसी की वजह से चीन में ये जो लहर है, जो वेव है, जो हालात ऐसे बने हुए हैं। ज़रा हमको ये ज़रा वेरिएंट की थोड़ी सी कहानी बताइए। और ये भी खबर थी कि भारत में तो BF.7 जो चीन में, जिसकी वजह से हमें भी चिंता हुई, वो तो भारत में कई महीनों से ऑलरेडी है। नहीं, इसमें 2 चीज़ें हमको समझना है ना। एक तो ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये BA.2 या BA.5 ये लीनिएज में से आ रहे हैं। अच्छा। उसमें का BA.2 उसका इन्फेक्शन ज़्यादा तौर पे अपने देश में हो चुका है। सबसे अच्छी बात क्या है, पिछले 13 महीने हो गए हैं कि जब ओमिक्रॉन रिपोर्ट किया साउथ अफ्रीका ने, 13 महीने के अंदर हमको न कोई वेरिएंट ऐसा पैदा नहीं हुआ जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और ओमिक्रॉन छोड़ के और कोई फैमिली का है, यानी वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो बना नहीं। आप अगर पिछला हिसाब हमारा देखें तो हम देखते थे कि हर 6 महीने को 4-6 महीने में एक नया वेरिएंट आता था, वो प्रीडोमिनेट होता था। लेकिन आज आप जब सुनते हैं कि नए लीनिएजेस आ गए, ये लीनिएजेस में आप अलग अलग नंबर्स देखेंगे या रिकॉम्बिनेंट जो फॉर्म होते हैं उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। हमको 2 चीज़ें समझना है। रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ये एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन रहता है, ये इंटेंशनल चीज़ नहीं होती है कि जो सर्वाइवल बेनिफिट वो विषाणु को दे कि उससे उसको बहुत फायदा होगा जिंदा रहने में, तो वो तो खुद ब खुद चले जाते हैं। अब रहा सवाल, ये जो वेरिएंट के इतने नंबर्स हम जो सुन रहे हैं, 2 चीज़ें हमको समझना है। पहली बात, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि उसको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सारे वेरिएंट ना कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन उनमें ऐसा कोई वेरिएंट ऊपर नहीं निकल पाया कि जिसकी वेरिएंट की इतनी ताकत है कि वो प्रीडोमिनेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ओमिक्रॉन में आपने देखा कि वो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इतनी बढ़ चुकी है कि अभी मार्जिनल बेनिफिट ना एक दूसरे के साथ में वो कम बेनिफिट दिखाई देता है। इसलिए आपको प्रीडोमिनेंट जैसा पहले था कि आपको वुहान वायरस दिखा, उसके बाद में आपको अल्फा दिखा, उसके बाद में आपको बीटा दिखा, उसके बाद में डेल्टा दिखा, ये प्रीडोमिनेट होने वाले, बाद में ओमिक्रॉन दिखा।
लेकिन ओमिक्रॉन छोड़ के कुछ ऐसा नया वेरिएंट निकले जो अकेला ही सबको प्रिडोमिनेट करे, ऐसा वेरिएंट तैयार नहीं हुआ है। इसलिए आप क्या देखते हैं, इसको हम साइंस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आप कहीं भी टेस्ट करिए, अलग अलग नाम के अलग अलग वेरिएंट्स, कोई बोलेगा ये 5% था, वो कोई बोलेगा 7% है, और एक वेरिएंट जो है वो और 10% है, लेकिन ये प्रिडोमिनेट नहीं होंगे ना, ये हमको समझना है। रही बात एक कि अभी ओमिक्रॉन के बाद में नया वेरिएंट दिखा नहीं है, उसको ओमिक्रॉन की फैमिली छोड़ के नहीं आ रहा है। हमको एक चीज समझना है, उसका अगर हम जेनेटिक फाइलोजेनेटिक्स जो बोलते हैं वो अगर आप देखें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ऐसे भी अल्फा बीटा डेल्टा में इससे बहुत दूर ना, जैसे वो सगे भाई थे अल्फा बीटा डेल्टा, वो सगे भाइयों को छोड़ के ये नया जो आ रहा है ये चचेरा भाई था ओमिक्रॉन। अब ओमिक्रॉन के अंदर भी देखें तो आपको जो BA.2 BA.5 ये नए वेरिएंट जो दिख रहे हैं उसमें भी डाइवर्जेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो वेरिएंट आएगा अगर आना ही है तो वो आपको अलग लीनिएज का आएगा, ऐसे दिखेगा। लेकिन हमको इससे डरने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तेजी से चाइना में उसका R0 ट्रांसमिशन एफिशिएंसी अगर आप देखें, R0 15 के ऊपर है, जो अंडर एस्टिमेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। आपको उनकी वेव बहुत शार्प राइज दिखेगी, शार्प फॉल दिखेगा, उससे वायरस को खुद को बदलने का चांस ये कम मिलेगा, क्योंकि एक बार एक घर में गया तो वो 10-15 लोगों को आराम से दे देगा उसी दिन, और हमको उतना सस्टेन्ड रेजिस्टेंस जो वायरस को ना म्यूटेट होने को लगेगा वो नहीं लगेगा, ऐसा मेरा अंदाज है। बट देयर इज अ स्मॉल चांस कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। डॉक्टर गंगाखेड़कर, एक दो छोटे छोटे सवाल आपसे यहाँ पर ज़रूर पूछ लें हम। आपने जो R वैल्यू की बात आ रही है, 15.8 भी कहा जा रहा है, तो क्या ये बात भी सच है कि अगर R वैल्यू ज़्यादा हो, यानी वायरस का जो भी म्यूटेशन हुआ है वो ज़्यादा संक्रामक है, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो क्या उसकी तीव्रता या उसकी फैटेलिटी कम हो जाती है? कि या तो संक्रामक ज़्यादा होगा या वो मुश्किलें ज़्यादा पैदा करेगा, एक ही चीज़ होगी, दोनों नहीं होगी? नहीं, दो चीज़ें हमको समझना है कि एक तो पहला आप बोले कि R0 15 से 18 है, जो भी है ना, वो एस्टिमेट्स जो हैं वो अंडर एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन ओमिक्रॉन में ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो अब उनका टेस्ट ही नहीं हुआ या उन्होंने होम टेस्ट किया, तो मेरा जो R0 का कैलकुलेशन होगा वो अंडर एस्टिमेट होगा। अब ये जो कुछ भी हुआ है ना R0 के बारे में, अब ये R0 का यानी उससे क्या सीवियरिटी कम रहेगी ये बोलना बहुत मुश्किल है। हमको एक चीज समझना पड़ेगा, हमने वुहान वायरस का इन्फेक्शन देखा था, बाद में अल्फा बीटा हमने देखे हैं। अब ये इनकी तीव्रता अगर हम डेल्टा से कंपेयर करें तो डेल्टा में जो म्यूटेशन हुआ वो तो सीवियर हुआ था, तो हम 100% आश्वस्त नहीं रह सकते कि जब भी यह वायरस इवॉल्व होगा वो उसकी सीवियरिटी कम ही रखेगा, सिर्फ ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ाएगा। लेकिन वो स्मॉल चांस है कि उसकी सीवियरिटी बढ़ेगी, डेथ होने का चांस बढ़ेगा, लेकिन हमको उसको नजरअंदाज करने नहीं आता, क्योंकि ये वायरस है, इवोल्यूशन में कुछ भी पकड़ लेगा। क्योंकि हमने डेल्टा देखा है जो बहुत सीवियर इन्फेक्शन था, आफ्टर वो वुहान वायरस अल्फा बीटा, तो मेरे हिसाब से अभी भी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी यही बढ़ती रहेगी, सीवियरिटी ये बढ़ने का चांस बहुत कम है, लेकिन उसको ना बोलना ये गलत रहेगा। ओके, ठीक है। डॉक्टर राजेश सागर, आपके पास अब आना चाहेंगे और एक अलग डायमेंशन पर, क्योंकि आप मानसिक स्वास्थ्य की जो बात है वो उसको हम चाहेंगे कि वो दर्शकों के सामने रखी जाए और उस पर भी ज़रा बात हो।
कोविड के दौरान हम सब ने देखा कि किस तरीके से ज़िंदगी जिसे कहना चाहिए कि वो उसमें रुकावटें, उसकी जो गतिविधियां थीं या बाहर निकलना था, लोगों से मिलना जुलना था, लोगों को कई तरह के मानसिक दुविधाओं से और समस्याओं से दो चार होना पड़ा। और अब भी लोग जैसे कहते हैं पूरी तरह से कई लोग ऐसे हैं जो वापस कोविड से पहले वाली स्थिति में नहीं लौट पाए हैं। अब ऐसे में जिन लोगों को ये लग रहा था कि इतने दिन हो गए, कोविड के मामले कम हैं, फिर ये चीन और इधर जापान के मामलों ने चिंता बढ़ाई है और ख़बरों में भी बार बार अब इन बातों की बहुत चर्चा है, कितना इससे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है लोगों के? देखिए, ये बात सही है कि पहले जो हुआ उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ा और काफ़ी मानसिक स्वास्थ्य पे असर हुआ उसका। और हम सब जानते हैं हमारे भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में जो मानसिक समस्याएं, जैसे WHO और जो भी एविडेंस आई या जो आर्टिकल्स आए, उसमें कहा गया कि 25 से 28 या 30% एंजाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ा। ये पूरी तरह से ये एविडेंस है। और पूरे वर्ष, जैसे भारतवर्ष में जो उसके आंकड़े हैं वो कहते हैं 35% इंक्रीज़ हुआ इस कोविड के दौरान। और ज़रूरी बात समझना ये है कि इसका जो मानसिक प्रभाव है उनको तो हुआ ही, जो कोविड से प्रभावित थे उनको ज़्यादा हुआ, जो कोविड से प्रभावित नहीं थे, जो जिनके परिवार में डेथ्स हुई हैं या बच्चों के स्कूल बंद हुए या जिनकी नौकरियां जो है चली गई या जो इकोनॉमिक जो डाउनफॉल हुआ, तो ये सब की वजह थी क्योंकि मानसिक समस्याओं की। और अब जैसे क्योंकि एक प्रकार से सब नॉर्मलाइज हो रहा था और ये अभी जैसे ये चर्चा है और जैसे हमारे विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इतनी चिंता की बात नहीं है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इस तरह की अफवाहों पे ना जाए, क्योंकि हमेशा जो डर बनता है उससे हमारा नुकसान ज़्यादा होता है और उसकी वजह से एक भय होता है। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो सही जानकारी है, आप उसी को ही देखें, क्योंकि ये देखा गया क्योंकि ये एक तरह का अफवाह होती है, वो फैलती है और फिर उससे और डर बनता है और बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि जैसे हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो जैसे चर्चा हो रही है कि इससे इतना डरने की बात नहीं है। हालांकि कुछ प्रतिशत है वो तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि जब ये कोविड आज से 3 साल पहले आया था तो हमें इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, क्योंकि एकदम डिनोवो, एकदम एक प्रकार से शुरुआत। लेकिन आज कह सकते हैं कि हमें जानकारी है, हमें ये पता है कि क्या वर्क करता है, क्या नहीं काम करता है। और काफ़ी हद तक जैसे चर्चा हो रही है कि इतना अफेक्टिव या इतना जो है प्रभावकारी नहीं होगा जैसे पहले था, जैसे क्योंकि हमने वर्स्ट पीरियड देखा है डेल्टा वेव का, जैसे चर्चा हो रही है। तो उसके भी कई कारण है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना परेशान ना हो और इतना ज़्यादा जो है अफवाहों पे ना जाएं। और अगर मान लीजिए परेशानियां हैं भी तो उसके बहुत सारे तरीके हैं जिसकी चर्चा कर सकते हैं कि क्या एक व्यक्ति कर सकता है। मान लीजिए उसको परेशानी भी है तो उसको समझे, और बहुत सारे समाधान हैं उसके, और काफ़ी समाधान हर पूरे देश में। अच्छी बात यह है कि वो भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या उन सब ने किया, बहुत सारे एडवाइजरीज आई मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी। और हम ये कह सकते हैं कि जितना मानसिक प्रभाव बाकी देशों में हुआ, हो सकता है हमारे देश में इतना ना हुआ हो क्योंकि हमारी प्रिपरेशन थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि चाहे कुछ भी हमारे विशेषज्ञ कहें, जो एक प्रिकॉशन है एक वो ज़रूर कायम रखें और वो ज़रूर रखें, क्योंकि ये कहा जाता है पब्लिक हेल्थ में कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये मानना बहुत ज़रूरी है। और अपने जो भी एहतियात हैं या जो भी एडवाइजरी हैं, जो जानकारियाँ मिल रही हैं, उसका पूरा ध्यान दें। और उस पर ध्यान देने से जो इसका प्रभाव है हमारे मन पर, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। काफ़ी हद तक हमें एक संयम बरतना है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और न कि अपना, बल्कि अपने परिवार का और अपने दोस्तों का, उन सब का हौसला और संयम बना के रखना है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और जो बिल्कुल जो तथ्यपरक और जो वैज्ञानिक आधारित
जो भी जानकारी है उस पर ही ध्यान देना है, वही और वो सोर्स कहाँ से आ रही है आपके पास। ये जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि जैसे ही मामले बढ़े बहुत जगह हमने देखा कि वो वेरिएंट्स को लेकर पोस्ट इधर से उधर जाने शुरू हो गए। कई लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, कहीं हालात वैसे तो नहीं हो सकते। तो इस तरह के बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और हम अपने दर्शकों को वो नंबर बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके मन में भी प्रश्न होंगे, आप चाहेंगे हमारे इन मेहमानों से सवाल करना, तो आप वो नंबर नोट कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो नंबर है, दिल्ली का STD कोड 011 और स्टूडियो का नंबर 23097532। आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं सवाल। डॉक्टर संजय राय, जो बात आपने कही थी, जब मैंने आपको जहां रोका था, वो थी चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी, शून्य कोविड नीति। तो पहली बात तो ये है, और ये बात आपने कोविड के दौरान जब भी आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने हमेशा एक बात कही कि इस पृथ्वी पर जिस भी व्यक्ति को कोविड का संक्रमण हुआ है वो सबसे बेहतर तरीके से प्रोटेक्टेड है। जी। तो एक तो ये बात तय हो गई कोविड के मामले में कि जिस देश ने भी अपना बचाव या जिस व्यक्ति ने भी अपना बचाव इस तरह से किया है वो वैक्सीन लगाने के बाद भी उतना प्रोटेक्टेड नहीं है जिसको इन्फेक्शन हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जैसे बताया, वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल था शुरू में, क्योंकि पूरा पॉपुलेशन हमारा ससेप्टेबल था, कोई इम्यूनिटी नहीं थी। तो हम वैक्सीन देने से 80 to 90% आपकी मरने की संभावनाओं को कम कर देते हैं। ह्यूज बेनिफिट है। जैसे अगर 10,000 में गंभीर बीमारी नहीं होगी, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। 10,000 लोगों को अगर कोविड हो रहा था तो 1.5% मतलब करीब केस फैटेलिटी रेट हमारा करीब 1500 लोगों की डेथ हो रही थी। हम इससे जो है करीब 1300-1400 डेथ बचा ले रहे थे वैक्सीन से। तो ऐसा वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल था इस बीमारी को रोकने में, इससे डेथ को रोकने में, इन्फेक्शन को रोकने में ऑलमोस्ट कारगर नहीं है। क्योंकि आप देखिए तो जापान में ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेटेड है, फिर भी डोजेज हो रहे हैं। तो संक्रमण होगा, लेकिन गंभीर नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब आपको एक बार इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद से आपको संक्रमण होने की भी खतरा कम हो जाती है। जो पब्लिकेशन आया है 10-20% नहीं, करीब एक पब्लिकेशन आया है, इजराइल की स्टडी है, काफी बड़ी स्टडी है, अच्छे बड़े सैंपल साइज में, 1300% आप बेटर प्रोटेक्टेड हैं वैक्सीनेटेड ग्रुप से, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन होगा कि री इन्फेक्शन होने के चांस कम। बताइए आपने, इजराइल की स्टडी है। अच्छा, पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश्ड है। ओके। तो हम लोग चूंकि एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट जो है पब्लिश लिटरेचर को ज्यादा महत्व देते हैं, जो रिसर्च हुआ है, संभावनाओं की कम बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 ग्रुप को कंपेयर किया, 2 डोज वैक्सीन लगी जिनको, और जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया वैक्सीन नहीं लगी। इन लोगों को कंपेयर किया तो जिनको वैक्सीन लगी है उससे ये 1300% बेटर प्रोटेक्टेड है, इन्फेक्शन कम होने के चांसेस हैं जिनको कोविड हो गया। तो जिनको एक बार कोविड हो गया, जो रिकवर, जो अनफॉर्चुनेट थे, जिनकी डेथ होनी थी वो हो गई जी। लेकिन जो आज की डेट में रिकवर्ड है वो बेटर प्रोटेक्टेड है कई तरीके से। सीवियरिटी होने के चांसेस कम है, डेथ होने की चांसेस कम है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम है, इन्फेक्शन के भी चांसेस कम है, मतलब आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी कम करोगे। ये जो वैक्सीन का था पर्सनल प्रोटेक्शन मिल रहा था, कम्युनिटी लेवल प्रोटेक्शन उतना नहीं मिल रहा था। चाइना में या किसी कंट्री में जहां जहां प्रॉब्लम है, हाईली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी वहां क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप देखें तो दोनों में वैक्सीन लगी है जी, चाइना में भी लगी है, हिंदुस्तान में भी लगी है वैक्सीन, जापान में भी लगी है, हमसे ज्यादा लगी है, इवन वहां 4th डोज लग चुकी। आपने तो एक बार साउथ कोरिया का एग्जांपल भी दिया था, साउथ कोरिया का भी ओमिक्रॉन के संदर्भ में। ओमिक्रॉन के समय क्यों ओमिक्रॉन वहां क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? क्योंकि इन कंट्री में देखिए तो 2 साल में कोई वेव नहीं आई, ना चाइना में वेव आई। चाइना में जो वेव आई थी सिर्फ वुहान में वेव आई थी जनवरी-फरवरी 2021 में। उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल ही जीरो कोविड के आसपास रखा 2020 में जी। उसके बाद नहीं हुई। इस साल मार्च में अब तो पिछला साल हो गया, मार्च 2022 में उनके यहाँ केसेस बढ़ने शुरू हुए, जो जुलाई तक जाते जाते 5 से 6 लाख वीकली हो गए। जो उनके जो है 500 वीकली केसेस थे, 5 से 6 लाख वीकली हो गए जुलाई में, और जुलाई से अभी तक उनके यहाँ लगभग वही है केसेस जो है, क्योंकि उनकी वहां कभी इन्फेक्शन नहीं फैला। जापान में ही 2 साल नहीं रहा। तो जो डिफरेंस हमें देखते हैं कि हम डिफरेंस क्या है, क्यों वहां परेशानी हो रही है, यहां नहीं परेशानी हो रही है। तो जो मेन डिफरेंस है, दोनों जगह वैक्सीन लगी। एक ही डिफरेंस है कि एक जगह इन्फेक्शन हुआ नहीं हुआ। अब सबसे ज्यादा साउथ
साउथ अफ्रीका को, अभी डॉक्टर गंगा खेड़कर बता रहे थे जी कि वहां से पहली बार जो है नवंबर 2021 में, जब और मैं डेट भी बता देता हूं, 24 नवंबर 2021 को बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका ने रिपोर्ट किया WHO को, और 26 नवंबर को, 26 नवंबर को, अच्छा 26 को विदिन 2 डेज WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता दिया। ओके, आज की डेट में भी देखिए तो वहां वीकली जो है हाँ, 1 या 2 डेथ है साउथ अफ्रीका में। वैक्सीनेशन देखिए तो आज की डेट में भी, मैं भी 3 दिन पहले देखा था डेटा, 3 दिन से नहीं देखा हूं जी, टोटल 2 डोज वैक्सीनेशन सिर्फ 35% है, मतलब 30% पिछले साल नवंबर में था और आज अभी 35% है सिर्फ 2 डोज। बाकी तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वैक्सीन, क्योंकि वहां पे नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, फिर भी केसेस भी कम हो रहे हैं और आपकी जो है डेथ भी कम है, ऑलमोस्ट न के बराबर है, उसके पहले डेथ थी। तो कुल कहने का मतलब कि हमें वो देखना पड़ता है, और इसलिए जो है, जो आपने कहा कि चाइना और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस यही है, और इसलिए हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में, तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी अच्छा हो गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत में चूंकि लोगों को इन्फेक्शन भी हुआ, संक्रमण भी हुआ और वैक्सीन भी लगी है, तो कुल मिलाकर हम बहुत बेहतर हैं दुनिया के कई देशों और कई समाज के मुकाबले। डॉक्टर गंगा खेड़कर, हम आपके पास आना चाहेंगे और इसी बात को जरा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे सीरो सर्वेज हुए थे उसमें भी यही बात आई कि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, और बच्चों को लेकर खास तौर पर जब भी ये बात आती थी तो ये भी बात आई कि बड़ों और बच्चों में भी ये संक्रमण लगभग बराबर था। तो अब अगर हम उस जानकारी को आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं, और जो बात डॉक्टर संजय राय कह रहे हैं, आपकी क्या राय है उस पर? राय अभी आपको थोड़ा अलग ढंग से समझाता हूँ जी, प्लीज। आपने अगर 1 सेकंड सोचा, मैंने अगर सिर्फ वैक्सीन ली तो मैं नए इन्फेक्शन को रोक सकता हूँ क्या? जो इम्यूनिटी बहुत यानी कम होती है ना, शुरुआती दौर में हमको तकरीबन 4-1 महीना जो भी प्रोटेक्शन मिलना है वो शायद मिलेगा, लेकिन आप दूसरे ढंग से सोचिए, आपको अगर इन्फेक्शन होके गया, होने के बाद में री इन्फेक्शन का रेट ना ये 5% से कम होता है। इसका मायना क्या है कि इन्फेक्शन अगर मुझे होके गया तो मुझे प्रोटेक्शन अच्छा होता है। अब मैंने वैक्सीन भी ली और ऊपर से मुझे इन्फेक्शन भी हो गया, तो दोनों चीज़ों का असर ये होगा कि मुझे इन्फेक्शन होने की रिस्क जो है ना, मुझे अगर सीवियर इलनेस होना है, हॉस्पिटलाइज होना है या डेथ होना है, इसकी रिस्क तो और कम हो जाएगी, क्योंकि टी सेल को जो ये रिस्पॉन्सेस जाते हैं इन्फेक्शन में के, और वो वैक्सीन की वजह से ये उसको रीइंफोर्स होता है। रीइंफोर्स है ना, उसको फिर याददाश्त वो मेमोरी सेल को जाती है, उनका ट्रेनिंग दूसरी बार होता है। जैसे हमने अगर रिवीजन के क्लासेस होते हैं ना, समझो मैं 4th कक्षा में हूँ, एक बार मैथमेटिक्स सीख लिया, फिर उसके बाद में मुझे और एक रिवीजन का क्लास दिया, तो वो मैथमेटिक्स मेरा पक्का हो जाएगा। उस किस्म का है, इसमें वैक्सीन दिया और उसके बाद में मैंने क्या किया, वो इन्फेक्शन आया, उससे और सीख लिया। तो 2 चीजें साथ में जब रहती है तो वो अच्छी बात होती है कि हमको इतना डर या खतरा नहीं रहेगा। लेकिन इसका दूसरा अर्थ हमने ये नहीं निकालना है कि अभी मैंने बूस्टर का डोज नहीं लेना है वैक्सीन का, क्योंकि मैं ये समझ लूंगा कि अब ये तो क्या है, मुझे दोनों भी चीजें हो गई, ओमिक्रॉन भी हो गया, मैंने तो वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं जी। क्योंकि हमको वो भी डर है कि 28% लोगों ने बूस्टर डोज लिया है। ये अच्छी बात है क्या? शायद नहीं है, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी होती है, इन्फेक्शन को रोकना अगर मुझे है तो मेरे एंटीबॉडी टाइटर्स ये ज़्यादा रहना है ऐसे भी, और वो एंटीबॉडी टाइटर्स आपको, आपने वैक्सीन ली तो फिर एक बार पुराने उसके वजह से हो जाएंगे। ये सच है कि आपको सीवियरिटी का उतना डर नहीं रहेगा, आपको डेथ का डर नहीं रहेगा ये, लेकिन नए सिरे से इन्फेक्शन होना ये रोकने में भी बूस्टर की वजह से फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात लोगों को ये भी याद रखना है, जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया है आपने लेना है, स्पेशली दोस्त कि जो लोगों की उम्र ज़्यादा है, क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है, उन लोगों ने तो लेना ही लेना है। और सब लोगों ने जब भी क्राउडेड स्पेसेस या अपने आप को कोई सर्दी जुकाम हो गया,
या आप ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ एसी चालू है और कमरा छोटा है, वेंटिलेशन कम है, हमने मास्क पहनना, ये हमको आदत। डॉक्टर गंगा खेड़कर से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। उसे हम फिर से स्थापित करने की कोशिश करते हैं और आज इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में जब कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इधर हमारी भी चिंता बढ़ी है, हमें करना क्या है ये विशेषज्ञों से हम समझ रहे हैं। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहाड़ियों में या ऊंचे प्रदेशों में रहने वाले लोग ठंड के आदी होते हैं, फिर भी शीतलहर उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़े खतरे हैं शरीर का तापमान कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट और फेफड़ों में सुजन आना। बाहर जाने से पहले मौसम पूर्वानुमान से वाकिफ होना अनिवार्य है। कहीं जाते वक्त धर्मशाला, पंचायत घर और नजदीकी चिकित्सा सेवा से अवगत रहें। खराब मौसम के कारण आप रास्ते में फंस सकते हैं। वाटरप्रूफ थैली में पर्याप्त कपड़े, भोजन और पानी साथ रखें। नम और गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीते रहें, शराब पीना टालें। फर्स्ट एड सीखें और आपातकालीन चिकित्सा किट साथ रखें। अत्यधिक ठंड से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर को गर्म रखें। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाएं या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजेश सागर, ये हम अब कैसे समझें कि जो काम बड़ा मुश्किल था जब कोविड था, उस वक्त भी बहुत लोगों के लिए, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने बड़े अच्छे से इसका पालन किया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को ये था कि मास्क लिया तो ठुड्डी के नीचे लगा लिया या मास्क पहना ही नहीं, मुझे सांस नहीं आती, और तरह तरह की बातें और बहाने। अब जबकि 7-8-10 महीने से लोग लगभग सामान्य जीवन फिर से वही वैसा ही जो कोविड से पहले का था उसकी तरफ लौटने लगे थे, फिर से जब ये बातें जब आएंगी तो ये आदतों को परिवार के स्तर पर और व्यक्ति अपने स्तर पर, आदत तो आदत है, बदलना थोड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, कैसे बदलेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी जब समस्या होती है तो ऐसा लगता है कि वो उसे होगी, मुझे नहीं होगी, और ये सब बातें हैं, मैं क्यों इसका पालन करूं। हाँ। और ये ख्याल आते हैं, और मान लीजिए क्योंकि होगा तो देख लेंगे, ये जो, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, बहुत चीज़ों के लिए है। आपने देखा होगा हेलमेट नहीं पहनना, बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाना। तो अक्सर हम इसमें, हमें मालूम है कि इसका नुकसान कितना हो सकता है। माफ कीजिए डॉक्टर सागर, जो बात आपने की एग्जैक्टली मैं यही बात कहना चाह रहा था कि क्या अब ये जरूरी होगा किसी मोड़ पर कि जैसे
सख्ती होती थी, चालान होता था कि मास्क नहीं लगाएंगे तो चालान होगा। क्या स्थिति जब भी ऐसी बदले तो फिर क्या आदत, क्या फिर तो क्या अनिवार्य करना पड़ेगा? देखिए, आप देखिए कि जब ये स्थिति थी अनिवार्य था, मैंडेट, तो लोगों ने जब पेनल्टी था लगाया, मतलब है उसका पालन किया, क्योंकि हम उस चीज से जरूर डरते हैं जहां पे हमें लगता है सख्ती। अब देखें कि ये एग्जाम्पल चालान हो सकता है तो हेलमेट लगा लेंगे और चाहे वो अलग बात है कॉलोनी में आते ही उसको हटा देंगे क्योंकि पता है कि वो नहीं होगा। तो अगर लगता है कि सख्ती करनी है तो करनी होगी, क्योंकि हम वही भाषा शायद समझते हैं। और जहाँ तक जैसे भी चर्चा हो रही है कि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे बातचीत हो रही थी, क्राउडेड प्लेस अवॉइड करें, या क्योंकि ये मानना होगा कि अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं कैसे दूसरे को बचाऊं, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कैसे अपने आप को आइसोलेट करें या मास्क पहने जिससे कि मैं दूसरे व्यक्ति को इसकी हानि ना पहुंचाऊं, क्योंकि हेल्थ में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये भी ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारे अंदर से आनी चाहिए, और ये नहीं है कि जब इसकी पेनल्टी हो तभी मैं इसका पालन करूं। और काफ़ी हद तक बदलाव हुआ है, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस। लेकिन हाँ, हमें वो चीज़ अपने दिनचर्या में ही डालनी होगी कि हमें जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड से, हेल्थ से रिलेटेड, जहाँ हमें इलनेस का हमें जो है होने का खतरा है, तो हमें ये सोचना है कि आपका अपना जीवन कितना कीमती है। आपका जीवन है, आपकी बीमारी है, आप परिवार के लिए आप अफेक्टेड हो सकते हैं, आप पूरी सोसाइटी के लिए अफेक्ट। सो आप देखिए आप कितने ज़रूरी हैं। ये चीज़ सोच जो है, एक जो कैजुअल एटीट्यूड है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, चाहे ड्राइविंग में या इसी बिहेवियर में ले लें या कोविड से रिलेटेड ले लें, वो एक जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसी को हम कहते हैं, जो एक शब्द है हेल्थ लिटरेसी। मुझे कितनी जानकारी है मेरी बीमारी के बारे में। और देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जनरल हेल्थ लिटरेसी ज़्यादा है, वो उनको जानकारी होती है। जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, हमारी जो जानकारी है वो काफ़ी अफवाहों में या उसके सोर्स ठीक नहीं है। हम अफवाहों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि वो बात फैलती है और वो हमें अच्छी लगती है कि उसने ऐसा किया, उसने ये चीज़ हमें पहना दी तो हम ठीक हो गए। या तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं, इसका हमें ध्यान देना है कि जो जानकारी है उसका सोर्स क्या है, हम सही जानकारी ले रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और एक लिटरेट होना हेल्थ के बारे में, एक सही रूप से जानकारी लेना, और उसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचानें। और चूंकि मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं हम ये ज़रूर कहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी अफवाहें भी हैं, गलत धारणाएं भी हैं। तो उसको अगर हमारे अंदर खुद ये जानकारी होगी तो हम उसकी हेल्प जल्दी ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हेल्प सीकिंग बिहेवियर। एब्सोल्युटली। तो हम जाएंगे, सही व्यक्ति पे हमें जाना होगा, और ये हम बता सकते हैं कि जितनी भी कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या, जितनी जल्दी हम उसको समझ लें, पहचान लें, और उतना ही उसका अच्छा इलाज होता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ केयर। तो ये क्योंकि कुछ वर्षों में जरूर इसकी जानकारी लोगों को हुई है, लेकिन खासकर कोविड के वक्त में हमें बहुत कुछ सिखाया कि हमें अपनी सेहत के बारे में कैसे ध्यान रखना है, अपने आप का ध्यान कैसे रखना है। तो इस चीज़ को जारी रखना है, सेल्फ केयर, सेल्फ मैनेजमेंट, और न कि अपनी बल्कि परिवार की भी, और उसको इग्नोर नहीं करें। तो ये सब बातें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए। खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार या मित्रों में भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो वहाँ भी ये पहल ज़रूर करें। जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने डॉक्टर सागर। डॉक्टर संजय राय, एक बात जो अभी डॉक्टर सागर ने बात कही, डॉक्टर गंगा खेड़कर भी वही बात कह रहे हैं कि सावधान रहने की तो ज़रूरत है। पता नहीं वायरस के जितने भी जो म्यूटेंट्स हैं, जो सबलिनेजेस हैं, वो किस तरह से बिहेव करेंगे भविष्य का पता नहीं। तो अब सीधी सी बात ये है, अब हम समझें क्या, इस बात का अर्थ क्या निकालें, अब बताइए। देखिए, सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। सार्स कोरोना वायरस तो नहीं, कोई और भी आ जाता है, और हमारी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव रोल ले रही है। देखिए, बिल्कुल, जब भी हुआ, अभी चाइना में केसेस बढ़े, जापान में बढ़े, प्रोएक्टिव रोल के एडवाइजरी जारी कर दी गवर्नमेंट ने कि सतर्क रहना चाहिए। हमें जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ा दिया कि हमें वायरस के कैरेक्टरिस्टिक को मॉनिटर करना चाहिए।
और वह प्रोएक्टिव रोल सरकार का जो काम है वो कर रही है, और ये अच्छी बात है कि हम जो सर्विलेंस को अपनी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। आज नहीं, आगे भी, फ्यूचर में भी इस वायरस के जो है बिहेवियर को मॉनिटर करना जरूरी है। आज ठीक है, जो अभी 3 साल में हमने एकत्र किए हैं उस बेसिस पे हम आज कुछ बता सकते हैं, लेकिन कल इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और हमें हो सकता है सारी वैक्सीन, इवन आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद भी प्रॉब्लम होने लगे। अभी तक नहीं है, अभी तक तो है कि नेचुरल इन्फेक्शन जिनको हुआ है बेटर और लंबे ड्यूरेशन प्रोटेक्शन है। बहुत से पब्लिकेशंस आ गए हैं कि हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाए, तो वह एक अलग बात होगी। लेकिन मॉनिटर करते रहना, जो कि सरकार कर रही है, तो सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को विश्वास करे, जो डॉक्टर सागर ने बताया, इसीलिए कि ट्रस्टेड, ये देखिए आप सिर्फ व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे गलत भ्रामक प्रचार आता है। जहाँ तक डॉक्टर सागर ने बताया बिहेवियर के बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि अभी वह स्थिति आने में समय लगेगा, शायद नहीं आने वाली है। जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैं बात करूँ, देखिए इस अगर वायरस को हम समझें, जब हमने लॉकडाउन लगाया, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन लगा दिया, फ्लाइट तक बंद कर दी, फिर भी जो है 2 महीने के अंदर 300 देशों में फैल गया, 200 से ज्यादा देशों में फैल गया, 220 के आसपास विद इन 2 मंथ फैल गया, बढ़ता रहा केसेस। 2020 में हम 20-25 केस से शुरू हुए पर डे, जब लॉकडाउन लगाए थे 600 टोटल केसेस थे, 1 लाख केसेस पर डे पहुंच गए। हमने 2000 रुपये जुर्माना भी रखा, इस पे सभी लोग मास्क भी लगाते थे, तो भी जो है इसी दिल्ली में जो है 28,000 केसेस पर डे आए और एक भी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। मैंडेटरी था, मास्क लगाना मैंडेटरी था, सब कुछ था। तो उस समय क्यों ऐसा हुआ? आज कोई नहीं मास्क लगा रहा, आप देख लिए तो 90% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसलिए हमें समझना चाहिए, हर समय हम अगर गलत इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कई बार क्या होता है कि जो आपदा में अवसर खोजते हैं। मैं एक दिन मेट्रो से आ रहा था, वो मेट्रो के बाहर जो है सुबह सुबह जो है वो बेच रहे हैं मास्क, कि मेट्रो में मैंडेटरी है मास्क, लोग भीड़ लगा के मास्क खरीद रहे हैं। ठीक है, 10-10 रुपए में वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो गलत प्रचार कर रहे हैं कि मैंडेटरी हो गया इसलिए सभी लोग पहन के जाए। लोग इसलिए नहीं पहन रहे हैं कि बचाव करना है। न पहनने के बाद भी आज केसेस क्यों कम है? और जब सब कुछ पहन जाए, 2000 फाइन भी हम लगा रहे थे, तो भी केसेस क्यों ज्यादा थे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है, वायरस जब फैलना शुरू करता है तो बहुत से लोग जो घर में थे, जो किसी से मिले भी नहीं, घर में बैठे बैठे भी इन्फेक्ट हुए। डॉक्टर गंगा खेड़कर के पास भी आना चाहेंगे, आप अपनी बात पहले पूरी कर लें। हाँ, तो इसीलिए तो हमें सरकार मॉनिटर कर रही है, सरकार जब एडवाइजरी जारी करेगी लोगों को फॉलो करना चाहिए, बट अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर गंगा खेड़कर, ये बात जरा वायरस के बिहेवियर को लेकर थोड़ी सी और स्पष्ट कर दीजिए। सावधान रहने की जरूरत है। अब सावधान रहने का मतलब तो यही हुआ कि भीड़ भाड़ से बचें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, मास्क भी लगाएं। लेकिन यह बात भी सच है कि दुनिया भर में जहां कहीं भी जो वायरस जो है वो विज्ञान से आगे तो चल रहा है अभी तक, तो जितना वो आगे चल रहा है वो ये भी करता है कि जब वायरस इस तरह से फैलता है पूरे कहीं भी शहर में या किसी एक इलाके में, तो लोग भले ही पालन भी कर रहे हो लेकिन वो फिर भी फैलता है। क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक थोड़ा सा अलग ढंग से बोलता हूं जी। लोगों का क्या होता है, आप उनको सही इंफॉर्मेशन दे, वो इंफॉर्मेशन देने के बाद में उसने सोचा कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और वो इंसान फिर बाहर जब निकलता है वो उस बाजू वाले आदमी को देखता है, वो मास्क नहीं पहना और वो 4 दिन से नहीं पहन रहा है, उसको तो कुछ तकलीफ नहीं हुई, फिर ये खुद निकाल के देखने की कोशिश करता है। फिर इसका सेल्फ एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसको वो इस्तेमाल करके वो शायद सच होगा, ये समझने का ढंग हम लोगों का ज्यादा होता है इंसानों में। अब इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है जैसे समय बीतेगा उसकी हिम्मत बढ़ते जाएगी कि मैंने मास्क नहीं पहना, पिछले 2 महीना बाहर फिरते रहा, कुछ भी हुआ नहीं, ये सरकार बोल रही है सब गलत है। लोगों को सबसे पहले वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमको एक कॉग्निटिव बायस होता है ना। हम क्या करते हैं ना, हमको जो सही किस्म की इंफॉर्मेशन वो मीडिया में से आए, सोशल मीडिया से ना, जो हमको सही लगती है उसको हम सही मानते हैं।
सरकार ने अभी आपने प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम करते वक्त भी आपको अगर अपने दिल में ना वो जो बोल रहे हैं उसको सच मानना है तो ही लोग उसको सच मानेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार का इरादा तो नेक है, सरकार आपको तो तकलीफ देने की कोशिश जो भी होगी उसको कम करने की पूरी कोशिश करती है। हमको उसके ऊपर भरोसा रखना है, ये लोगों को सिखाना है। और ये सीख नहीं सकते ऐसे नहीं है ना, ये सारा बदलाव आ सकता है, लेकिन हमको वो रिसेप्टिविटी और लोगों को अच्छे ढंग से समझाना ये बहुत जरूरी है। वो बार बार समझाना पड़ेगा और कम्युनिटी को मोबिलाइज करना पड़ेगा। हम जब तक लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे लोग बदलेंगे नहीं। और इससे बढ़ के और क्या बोले, लेकिन हमको बदलाव लाना है जी। आप अगर अपने खुद के जिंदगी को प्यार करते हैं, अपने घर वालों पे प्यार करते हैं, हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारी सुरक्षा जो होती है वो दूसरे लोगों पे भी उतनी ही निर्भर होती है। तो इसका मतलब एक होता है आप तो ये पालन करना ही करना है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी बोल के, जिनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस होगा उनको भी थोड़ा बदलने की कोशिश करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर संजय राय, एक बात और भी जरा बता दीजिए, अभी कितने केसेस, मतलब भारत की स्थिति कैसी चल रही है और खास तौर पर इन वेरिएंट्स को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि चीन में या जापान में या दुनिया के इस तरफ जब ये मामले हैं ज़्यादा, तो हमको किस तरह से सावधान और कब हम समझें कि हाँ खतरा अब दरवाजे तक है? देखिए, या अभी मान लें कि दरवाजे पर है। हाँ, नहीं, खतरा तो हमेशा रहेगा। आरएनए वायरस है, ये म्यूटेट होता रहता है और होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। और ये नहीं है कि ये वायरस इतना जल्दी जाने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। और अगले 20 साल बाद भी, मुझे तो लगता है कि अगले 10 साल बाद अगर भी हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, अगर केसेस हम गिनते रहेंगे, यानी अब केसेस गिनने का कोई मतलब नहीं रह गया है। अच्छा, कितनी सीवियरिटी हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसका मतलब रह गया। क्योंकि अब पॉपुलेशन ससेप्टेबल नहीं है, पॉपुलेशन को कोई ना कोई इम्यूनिटी है। हमें सतर्क रहना चाहिए, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, मतलब सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की वो उसी के लिए था कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहें, ये सब करते रहें, सतर्क रहें। बट उसको लेकर डरने की जो है अभी कोई जरूरत नहीं है। इवन जो है ऑलमोस्ट देखिए, चाइना ने सब कुछ खोल दिया, रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, न्यू ईयर पे इतनी बड़ी बड़ी पार्टी, लेकिन उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी क्योंकि इतने वक्त चलाकर फिर खोल दिया। क्योंकि सारे मेजर जो है फेल हो चुके हैं। ये सारे मेजर हमने किए तो समय आ गया है कि हम जवाबदेही अपनी हटाने के लिए ये कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और ये सब की बात करते रहे। ये देखिए तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और सबको एक बार इन्फेक्शन इसीलिए हो गया। अपनी कंट्री में देखिए तो जो सीरो सर्वे आईसीएमआर ने किया जस्ट आफ्टर सेकेंड वेव मई जून 2021 में, उसी समय 68% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था। मतलब 70% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था। और शायद वह आज हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। ओमिक्रॉन आया पिछले साल, ऑलमोस्ट सबको इन्फेक्ट कर गया है। और वह एक बूस्टर नहीं, एक बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है ना तो बूस्टर ही होता है वो। कितने बूस्टर। अच्छा, मैं वैक्सीन में क्या करता हूं, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म की वैक्सीन है जी, उस वायरस को किल करके इंजेक्ट कर देता है, इनएक्टिवेटेड वायरस। हाँ, इनएक्टिवेटेड वायरस। बट जब आपको इन्फेक्शन होता है तो मिलियन ट्रिलियन में शरीर के अंदर वो मल्टीप्लाई करता है, वो आपके कई बूस्टर के बराबर डोज होता है, इसलिए वो बेटर प्रोटेक्टेड रहते हैं। आपकी इम्यून सिस्टम को कई बार वो प्राइम करता रहता है जब तक 1 हफ्ते उसकी लाइफ है। वायरस की यूजुअली लाइफ जो है सेल्फ लिमिटिंग वायरस है तो उसकी एक लाइफ है 7 से 10 दिन के लिए। ये एक संक्रमण का एक बेहतर पक्ष भी रहा और भारत में ये बड़ी कृपा रही कि मतलब एक तरफ ये भी है और दूसरी तरफ जिस संख्या में हमने वैक्सीन्स लगाई हैं वो रिकॉर्ड है। डॉक्टर सागर, एक बात बताइए, अब ताज़ा परिस्थिति को देखते हुए, जो ताज़ा हालात हैं उनको देखते हुए, सबसे ज़्यादा ध्यान में जो आते हैं वो हैं बच्चे और नौजवान युवा, जो आपका हमेशा जो फोकस जिन पर रहता है कि समाज को भी आगे ले जाएंगे, देश को भी आगे ले जाएंगे। अब व्यवहार परिवर्तन की बात, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब खुले हुए हैं, उनकी पढ़ाई चल रही है, लोग आपस में मिल भी रहे हैं, उनके लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए या स्कूल कॉलेजेस को क्या करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए?
देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जो यूनिसेफ ने भी जो सर्वे किया था 13 देशों में, और देखा गया है कि 12 से 13% बच्चे जो अफेक्टेड थे, उनको डिप्रेशन, एंजाइटी कोविड के दौरान काफ़ी अफेक्टेड थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल या कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होते, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशलाइजेशन होता है, खेल कूद होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये स्कूल कॉलेजेस हैं। और कुछ देशों ने तो बहुत जल्दी स्कूल खोल दिए थे, जैसे यूके का मुझे मालूम है, जहाँ क्योंकि ये जानते हैं अगर स्कूल कॉलेजेस हम बंद करेंगे तो ये देखा गया ओवर द टाइम एक देश की कितनी जीडीपी कम हो जाती है, तो इसका इफेक्ट है लॉन्ग टर्म है। तो ये बात सही है कि जैसे हमारे देश में नॉर्मलाइज होने के बाद जैसे स्कूल कॉलेजेस सब खुल गए, जो भी बच्चे सब ने एग्ज़ाम्स दिए, सब अपने अपने कोर्सेज में हैं। और लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे सावधानी अपनी रखें, और पेरेंट्स हैं, सावधानी का मतलब जो उनको किसी को लगता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, हालांकि देखिए प्रॉब्लम हम ये मानते हैं कि 90% किसी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सब उभर जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे समस्याएं होती हैं, आपका जो है मन ख़राब होने लगता है, या एंजाइटी होती है, या बहुत सारे बच्चों को नींद की समस्याएं हुई, या बहुत अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम हुई, तो ऐसे में संकोच ना करें, प्रोफेशनल हेल्प या डिस्कस करें, या बातचीत के ज़रिए, क्योंकि ये भी देखा गया कि इवन जो पुराना कोविड था, लॉन्ग कोविड में भी ज़्यादातर जो सिम्टम्स थे वो मानसिक रूप के सिम्टम्स है, थकावट होना, वीकनेस रहना, एक एंजाइटी रहना, नींद की कमी रहना। तो इवन कॉग्निशन का मतलब ये है कि कई लोगों ने कंप्लेंट किया कि मेरे को एकाग्रता नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, और बहुत और इस पर काफ़ी एविडेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लॉन्ग कोविड, जो जिनको पहले कोविड हुआ है उसकी जो सिम्टम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल संपर्क में रहें, अपने आप को कनेक्टेड रखें, अपने आप को समझें कि मैं कैसे इन्वॉल्व रहूं, कैसे इवन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी थोड़ी समस्याएं हुई। तो मतलब यह है कि पॉजिटिव वे में अगर ये कहें तो ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसका इलाज नहीं है। अपनी बात को व्यक्त करें, कहें, और ये सब चाहे अपने परिवार से या दोस्तों से, नहीं तो हेल्प मौजूद है, अस्पताल हैं, आप डॉक्टर से किसी भी बारे में आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। समस्या है तो उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। डॉक्टर गंगा खेड़कर आपके पास आना चाहेंगे, और आज की जो पूरी बातचीत है उसको सामने रखते हुए और विज्ञान की दृष्टि से ही उसे अब और आगे हम चाहेंगे आप उसे 1-1.5 मिनट में ज़रा हमको बताएं, क्योंकि अब समय लगभग समाप्त होने को है। और वो ये कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल हम कर सकते हैं आने वाली किसी भी ऐसी परिस्थिति को जब हमें लगे कि हमें शायद और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ और हमें कदम उठाने पड़ेंगे। ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी की बात, जीनोम सीक्वेंसिंग तो हो ही रही है, मैं इसके अलावा जैसे चाहे स्वेज सैंपलिंग की बात हो या और भी चीज़ें अगर की जा सकती हैं तो ज़रा उस पर भी ज़रा बताएं हमें। हम इसमें एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ जी, कि हम जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबको डर है कि चाइना से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हम चाइना या आजू बाजू के मुल्क जहाँ अभी भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा है उनके आने वाले लोगों की टेस्ट कर रहे हैं। उससे बेहतर ये होगा कि हम वहाँ एयरक्राफ्ट जो आता है उसके स्वेज के सैंपल लेके उसकी अगर टेस्ट करें तो हमको काफ़ी फायदा होगा। यानी सस्ते में हमको पूरी की पूरी चीज़ों का पता चलेगा, ज़्यादा लोगों को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रहा दूसरा सवाल, ये नेजल वैक्सीन जो है, नेजल वैक्सीन का और थोड़ा अगर डेटा आए और उसके बाद में हमको उसकी अगर एफिकेसी का अच्छा पता चले तो हम शायद ना ये लोगों को दे के उनको इन्फेक्शन होने से भी बचा सकेंगे। ऐसे भी हमारी पुरानी जो वैक्सीन है, ये जो नेजल वैक्सीन भी आएगी, ये हमारी और प्रतिकार शक्ति सीवियर डिसीज न होने के लिए वो भी कामयाब होगी। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी में हमको एक डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि ये विषाणु जो है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के ये विषाणु, अगला विषाणु कौन सा आने वाला है ये प्रेडिक्ट कर सकता है क्या,
ना, उसको देखना है, क्योंकि हमारे पास बहुत डेटा आ चुका है ग्लोबली। तो हमको ये पता अगर चल गया कि अगला विषाणु कैसे आएगा, तो हमको उसका फायदा होता है। आगे चल के हम कैसे इंटरवेंशन डेवलप करें, ये हमको सोचने में फायदा होगा। तो नई टेक्नोलॉजीज तो आएंगी। अब एक टेक्नोलॉजी में फर्क हुआ है, बायवैलेंट वैक्सीन आ गई जो अमेरिका में और जो डेवलप वर्ल्ड में है, यानी उसमें पुराना वुहान वायरस भी है और ओमिक्रॉन वायरस वो रख के वो लोग दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या बायवैलेंट वैक्सीन काम की है? शायद मुझे नहीं लगता है कि बायवैलेंट वैक्सीन हमारे यहाँ काम करने की जरूरत है। अच्छा। या हमको देने की जरूरत आएगी, क्योंकि ये जो अभी तक जो विषाणु है वो BA.2, BA.5 ये ऑलरेडी इन्फेक्शन दे चुके हैं अपने देश में, उससे उतना डर नहीं है। तो हमको अगला विषाणु कौन सा आएगा, इसलिए हमको रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे। जो ड्रग्स हैं वो ड्रग्स का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों ने डरना नहीं है, क्योंकि पैक्सलोविड जो अच्छा एक ड्रग है वो भी अपने देश में जेनेरिक ड्रग करके आ रहा है। कई कंपनियों को अप्रूवल मिला है, प्री क्वालिफिकेशन हो चुका है। तो हमने डरना नहीं है, सतर्क रहना है, और जो सरकार बोल रही है उसके ऊपर भरोसा रखना है और उसको फॉलो करना है। जी, और चलते चलते डॉक्टर सागर, आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में, 2-3 वाक्य में क्या कहना चाहेंगे ताजा स्थिति को देखते हुए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या कोई टिप देना चाहेंगे आप? नहीं, टिप तो यही है कि जैसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हमें चोट लग जाती है, हम पट्टी करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उसी की उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। और जो आप नजरअंदाज नहीं करना है जी। और हम तो एक स्टेप आगे कहेंगे, न कि अपना बल्कि दूसरे का भी। बिल्कुल। डॉक्टर संजय राय, क्या कहना चाहेंगे आप ताजा स्थिति को देखते हुए? ताजा स्थिति, लोग डरे नहीं। सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, हम उसको सरकार को मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि जो लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं उनको भी हमें जो है बोलना पड़ेगा कि आप जरा शांत रहें, लोगों को डराएं नहीं। हाँ, मतलब कोई इस परिस्थिति का नाजायज फायदा ना उठाए, इस स्थिति का। डॉक्टर गंगा खेड़कर, चलते चलते 2 वाक्य में, 3 वाक्य में क्या कहना चाहेंगे आप? डरो मत, अपनी जान अगर बचाना है, अपने घर वालों की सुरक्षा देखना है जी, तो आप बूस्टर डोज अगर नहीं लिए हैं तो लेना है और मास्क पहनना है। ठीक है, आपको कोई डर नहीं है। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, डॉक्टर राजेश सागर, डॉक्टर संजय राय, आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलते चलते अनीस कल्ब के शेर के साथ हम बात को खत्म करना चाहेंगे कि मुसीबत आई है तो फिर मुसीबत से न घबराना, दिए का काम है आखिर सवेरे तक जले जाना। सुबह होगी, भरोसा रखिए, बस जो काम हमें करना है अपना अपना काम करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।